आज मैं आप लोगों को भारतीय संघ व्यवस्था के स्वरूप के बारे में बताऊंगी कि उसकी क्या प्रकृति है। इंडियन फेडरल सिस्टम नेचर कैसा है। आप लोग जानते ही हैं कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है और विभिन्नता वाले बहुत सारे राज्य हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। इस संबंध में मैं आपको दो पंक्तियां बताना चाहूंगी दुर्गादास बसु की। भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना एकात्मक, अब तो ये दोनों का मिश्रण है और ये नवीन प्रकार का एक संघ है, थोड़ा अलग हटके। देखिए, भारत का जो संविधान बनाया गया तो हम कोई ऐसा संविधान नहीं बनाना चाहते थे कि हमने कोई अलग बना रहे हैं कि मिसाल के तौर पर हमें ऐसा संविधान बनाया हमने कि जो हमारी परिस्थितियों, हमारी जरूरतों के हिसाब से हमारा नागरिकों के लिए हितकारी हो। इस वजह से हमने उसमें बहुत सारी बातें संघात्मकता की अलग अलग राज्यों वाली रखी और कुछ बातें हमने एकात्मकता की रखी। मतलब इतने बड़े देश को चलाना एक सरल काम नहीं था, इसलिए दोनों तरह की विशेषताएं आ गई हैं कि सेंटर को मजबूत करना भी जरूरी था। इसके अलावा अतिरिक्त क्या था कि विकेंद्रीकृत, मतलब राज्य बांट के काम करना, एक ही जगह से काम करना असंभव था। इस वजह से राज्यों को कुछ स्वायत्तता दी गई, अधिकार दिए गए, उनको संवैधानिक शक्तियां दी गई, पर सेंट्रल ने थोड़ा पलड़ा अपना भारी रखा। वो जरूरी था क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाता तो भारत को इतनी परेशानियों के बाद आजादी मिली थी। इस स्थिति में उसके सुरक्षा का प्रश्न था, आर्थिक डेवलपमेंट था, विकास था, गुटबाजियां थी, विभिन्नताएं थी राज्यों के अंदर, कहीं पठार थे, कहीं पहाड़ थे, कहीं मैदानी थे। ऐसे में केंद्र सरकार का शक्तिशाली होना जरूरी था। तो भारतीय संविधान के जो प्रथम अनुच्छेद है उसमें क्या कहा है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। और केसी बियर का एक शब्द भी मैं कोट करना चाहूंगी, संघीय सिद्धांत से मेरा तात्पर्य शक्ति के विभाजन के तरीके से है, जिससे संघीय और राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में समान और पृथक दोनों स्थितियों में काम करेंगी। इसी तरह एक कथन और है डीएन बनर्जी का, भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है किंतु उसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। इसी तरह पायली ने भी कहा है, भारत के संविधान का ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। तो कहने का तात्पर्य है कि विद्वानों ने भारतीय संघ सिस्टम जो उसमें बनाया गया, संविधान के द्वारा तैयार किया गया, उसके आवरण को देखते हुए इस तरह के कमेंट किए। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हमारे संघात्मक सिस्टम में झलकती हैं। पहले तो हम वो बातें बताएंगे आपको जो संघीय जो तत्व कहते हैं कि भारत क्या है, संघात्मक देश है। उसमें पहली बात संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, ये सब क्या बातें क्या दर्शाती हैं, भारत क्या है, एक संघात्मक राज्य है। जैसे पहला पॉइंट है आपका संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता एक संघात्मक देश के लिए आवश्यक होता है कि एक रिटर्न में लिखित रूप से एक संविधान हो जिसके अनुसार उस देश के विभिन्न राज्य कार्य करें, क्योंकि उसमें अलग राज्यों का अपना संविधान तो है नहीं। तो एक संविधान, तो संविधान को सुपीरियर मानना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसका कहना मानेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी। जैसे कोई नहीं तो क्या होगा, अपनी अपनी डपी अपना बात, कोई कुछ कह रहा, तो ऐसे में क्या है, संविधान सर्वोच्च है, संविधान कहता है ये गलत है तो वो उसको गलत माना जाएगा। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो भारतीय संविधान में क्या है, जो भारत है उसमें संविधान की सर्वोच्चता की बात को माना गया है। तो ये सिद्ध कर रहा है कि भारत एक संघात्मक देश है। दूसरी बात है लिखित, रिटर्न। एक होता है कि मौखिक कह देना और एक होता है, और भारत, आप सब लोग परिचित हैं कि भारत की जो पब्लिक है वो कैसी है, 1950 में कैसी थी। अभी तो खैर काफी शिक्षित है, जागरूक है, सब कुछ समझती है, पर जब हमारा संघ लागू हुआ था उसमें कैसे थे, राजनीतिक जागरूकता बहुत कम थी,
शिक्षा कम थी, लोगों की समझ कम थी, और आप आईक्यू कितना बढ़ गया है, उसमें क्या स्थिति थी। इस वजह से हर चीज को लिख देना जरूरी था। संविधान में जो हमारा लंबा चौड़ा ग्रंथ बना, यही कारण था कि लिख दिया गया कि आप ये करेंगे, इस अनुच्छेद के तहत ये होगा, इस अनुच्छेद में ये होगा, संघ की ये अधिकार है, राज्यों के ये अधिकार है, राज्य इन विषयों में कानून बनाएंगे किन, तो उनको क्या है, एक निश्चित कानून से उनको लागू कराना है। तो लिखित होना क्या है, संघात्मक देशों के लिए जरूरी होता है, और भारतीय संविधान क्या है, एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान आप सब जानते ही हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में आपका संविधान लागू हुआ। एक बड़ा ग्रंथ है, आप उसको मौलिक रूप से देख सकते हैं। तो देवनागरी लिपि में लिखा गया। तीसरी बात है कठोर संविधान। संघात्मक देशों के लिए आवश्यक होता है कि संविधान कैसा हो, कठोर हो। कठोर से तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं हो कि आज बदला, कुछ बदला, निरंतर बदलता रहे। उसके लिए स्थिरता जरूरी होती है। जैसे आपका अमेरिका का संविधान है। अमेरिका का संविधान वास्तव में एक संघात्मक संविधान है, उसको हम कह सकते हैं कि ठोस रूप में वो संघात्मक संविधान है। क्यों कि देखिए 200 साल कब बना था वो, फिलाडेल्फिया का सम्मेलन, उसके द्वारा बना था, वाशिंगटन राष्ट्रपति बने थे। उस समय जो संविधान बना था, आज से 200 साल पहले की, उससे ज्यादा हो गया समय, तो कुल वहां पर कितने हुए हैं, 20 संशोधन हुए हैं। अब भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था, अब 2012 आ रहा है, कितने हो गए हैं, 110, 5 ऐसे करके और भी संख्या है। बीच बीच में कुछ कुछ का नहीं हुआ है, लेकिन आंकड़ा क्या है, ये 100 से ज्यादा है। तो संविधान में क्या है, कठोर होना भी जरूरी है कि जल्दी जल्दी से बदलाव की गुंजाइश ना हो। क्योंकि अब भारत में बदलाव हुए हैं, तो वो हमने शटल को मजबूत बनाया है, कानून व्यवस्था परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं, उस अकॉर्डिंग हमको थोड़ा बदलाव लाना था, इस वजह से बदलाव हुए। पर ये मतलब कहने का तात्पर्य है कि संघात्मक होने के लिए एक कठोर संविधान होना, मतलब जल्दी जल्दी बदलाव नहीं होना चाहिए, और भारत में बदलाव हुए हैं। अच्छा, चौथी बात है आपकी शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन संघात्मक देशों में क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन होता है, विधायी, प्रशासकीय, वित्तीय, मतलब केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण। जैसे मैं यहाँ पर आपको विधायी शक्ति बताती हूँ। विधायी शक्ति के लिए क्या बनाए गए हैं, हमारे सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। तो इन सूचियों में बता दिया गया है कि 97 जो है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, केंद्रीय सरकार कानून बनाएगी। अच्छा, 66 विषय है, उसमें राज्य सरकार बनाएगी। 47 विषय है, उसमें समवर्ती सूची बनाएगी, और अवशिष्ट विषय सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए गए। हाँ, यहाँ पर ये बात बताना भी जरूरी है कि अब ये जो संख्या थी, ये संविधान के समय थी, ये राज सूची और समवर्ती सूची के। वर्तमान में क्या है कि राज सूची के 4 विषय जो है वो आपके समवर्ती सूची को दे दिए गए हैं, और एक विषय और नया जोड़ दिया गया है समवर्ती सूची में। ये आपका है परिवार नियोजन और से रिलेटेड है। इससे से 5 विषय के क्या है, राज सूची से निकाल के कहां पहुंचा दिए गए हैं, समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची की अब संख्या कितनी हो गई है, 52, और उधर वो उसके 66 थे, तो 4 वहां से निकले थे, इसलिए वो 62 रह गए। तो ऐसे में क्या है कि ये बंटवारा होना जरूरी होता है। भारत में इस शर्त को पूरा किया गया है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के 97 विषय है, उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और राज सूची में जो बचे हैं विषय कितने, 62 विषय, तो उसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के कानून बनाएंगी। समवर्ती सूची बड़ी हो गई है, और उसमें 52 विषय हो गए हैं। 4 विषय वो आपके नाप तोल थे, वन जीवों का संरक्षण था, जब मेनका गांधी, संजय गांधी का वो था बोलबाला, उसमें वन जीवों के संरक्षण में मेनका गांधी की बात को रखने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक पूरे देश के लिए कानून बना सके। पहले वो राज्य में था, तो राज्य कोई राज्य बनाता था, कोई राज्य नहीं बनाता था। पर क्या है,
अब उसको उसमें दे दिया गया समवर्ती में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया। इसी तरह मतलब क्या सेंट्रल के कानून स्टेट वाले होते हैं वो भिन्न भिन्न बनते हैं, कोई राज्य बनाता है कोई नहीं बनाता। जैसे आपका पंचायती राज हुआ था, तो नीति सिद्धांतों में दे रखा था, स्टेटों से कहा गया आप लोग अपने यहाँ कानून बनाइए, लोग कानून बनाते नहीं थे, तो क्या किया गया, संविधान में एक संशोधन लाए, संविधान का 73वां 74वां संशोधन, उसके द्वारा क्या हुआ, पंचायती और नगरीय इसमें कानून बनाने, एकल मैंने पूरे इंडिया में कानून बनाए जाए। तो इस तरह से ये शक्तियों का विभाजन भी भारत में किया गया। अच्छा, इसके बाद आता है आपका न्यायपालिका की सर्वोच्चता, जुडिशरी। न्यायपालिका सर्वोच्च होनी चाहिए, किसके लिए, संघात्मक देशों के लिए। अगर न्याय व्यवस्था, इतने सारे राज्य हैं और अगर कोई मनमानी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मनमानी करती है, उन स्थितियों में क्या हो कि किसकी चले किसकी न चले, एक अराजकता वाली बात आएगी। इसलिए जो आपकी न्यायपालिका है, जो वो कैसी होनी चाहिए, सुपीरियर, उसकी सबको मानना है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी मानेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी मानेगी। स्टेट गवर्नमेंट का कोई जो कानून है वो संविधान से इतर है, संविधान से के अनुसार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, उसको सिद्ध कर सकती है कि ये गलत है, ये लागू नहीं होना चाहिए। तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता की बात रखी गई है। और हमारे न्यायपालिका क्या थोड़ा स्वतंत्र बनाई गई है, एकीकृत, गहरी नागरिकता है। तो ये सब क्या है, संघात्मकता की बात को पूरा करने के लिए किया गया है। इसके अलावा द्विसदनीय व्यवस्था का, जो आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी है, संसद है, या राज्यों में विधानसभा भी कह सकते हैं। तो वैसे राज्य की विधानसभा छोड़ी हुई तो उसका आंतरिक मामला हुआ, पर मैं बात यहाँ पर सेंट्रल की करती हूँ कि हमारे यहाँ क्या है, संसद के 2 सदन है, एक क्या है उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। ये जरूरी है कि एक सदन क्या हो, राज्यों का प्रतिनिधि सदन होना चाहिए, जिसमें जो कि राज्यों की बात को आवाज उठाने वाला, मतलब उसका प्रतिनिधित्व करने वाला। जैसे कि अमेरिका एक संघ है, हमने मोटे रूप में अमेरिका का संघात्मक सिस्टम को लिया है, केवल यूनियन शब्द हमने कनाडा से लिया है एक मजबूती के प्रदान करने के लिए। तो अमेरिका में क्या है कि वहां पर 2 सदन है, तो वहां पर जो सीनेट है, सीनेट क्या उच्च सदन है, तो वो 50 अमेरिका में स्टेट है, तो 2-2 मेंबर चुन के भेजती है सीनेट के लिए। सीनेट वहां की जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव बॉडी, उसको बोलते हैं कांग्रेस। कांग्रेस के 2 सदन है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। तो वहां वास्तव में मतलब हर किसी 50 राज्य है, 2-2 भेजेंगे, चाहे छोटा राज्य है, टेक्सास भी उत्ते भेजेगा, जॉर्जिया भी उत्ते भेजेगा, अलास्का भी भेजेगा, न्यूयॉर्क, 2-2 मेंबर, तो 100 की बनती सीट। पर हमारे यहाँ थोड़ा हमने डिफरेंट बनाया है, हमने परिस्थिति के अनुसार, हमने राज्यसभा है, हमने उसमें एक निश्चित संख्या नहीं रखी गई है। हमने कहा है कि जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यसभा में सहभागिता मिलेगी, मतलब जो एमपी बनेंगे राज्यसभा में वो जनसंख्या स्टेट वाइज, जैसे अभी आपके उत्तराखंड में चुने गए थे राज्यसभा के, कांग्रेस की गवर्नमेंट, इसलिए कांग्रेस के चुन के गया, पहले बीजेपी की थी, बीजेपी के जाते थे, इस तरह का सिस्टम है ना। तो भारत में क्या है कि ये हमने थोड़ा परिवर्तन किया है, अमेरिका की तरह निश्चित संख्या नहीं रखी है, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हमने रखा है, जनसंख्या के आधार पर। तो यही कारण है कि नागालैंड से 1 जाएगा, तो उत्तराखंड से, यूपी से 5-6 जाएंगे, इस तरह से अलग अलग राज्यों में संख्यात्मक दृष्टि से प्रतिनिधित्व है। और तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा क्या है, राज्यों की सदन है, और लोकसभा क्या है, जनप्रतिनिधि, उसमें कोई भी खड़ा हो सकता है, आम चुनाव होते हैं 5 साल के लिए। फिर अगली बात है 2 प्रकार की सरकारें, कानूनों तथा अधिकारियों का अस्तित्व। क्या है कि संघात्मक देशों में क्या होती है, 2 तरह की सरकारें, एक राज्य सरकारें और दूसरी क्या है, केंद्र सरकार। राज्य आप देखते ही हैं, राज्य की 3 बॉडी है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है? आपका मुख्यमंत्री है, कार्यपालिका बॉडी, गवर्नर उसके ऊपर है, आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी विधानसभा है, न्यायपालिका है। तो दोहरी सिस्टम, केंद्र में भी वही सब व्यवस्था है और
सेंट्रल में भी वही व्यवस्था है। इसके अलावा अधिकारियों की स्थिति, केंद्रीय सरकार के भी कर्मचारी अधिकारी हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी, एक ही देश में। आपका उत्तर देहरादून है, देखिए कितने सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलेंगे, कितने राज्य गवर्नमेंट के मिलेंगे। तो इन सब में सह अस्तित्व, विभिन्न तरह की आवश्यकताएं, जरूरतें हैं, केंद्र से निर्देश मिलते हैं, राज्य सरकार को राज्य मिलते हैं, एक सह अस्तित्व, दोहरी व्यवस्था होती हुए भी आपस में सह अस्तित्व। फिर इसके अलावा एक लास्ट बात बचती है संशोधन प्रक्रिया, बदलाव। अब है कि संविधान में जो बदलाव करने हैं, संशोधन करने हैं, वो सेंट्रल ही नहीं करेगी, वो राज्य की विधानसभाएं भी उसमें उनका पूरा योगदान है। जैसे महत्वपूर्ण कोई मामले में संशोधन करना है तो आधे से अधिक राज्यों की उसमें अनुमति चाहिए। आधे से अधिक राज्य अगर उसमें यस बोलेंगे तभी क्या होगा, उस संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति मिलेगी। साधारण मामले में तो 2/3 बहुमत से संसद के हो जाएगा, पर महत्वपूर्ण मामलों में तो इस तरह से ये 8 बातें क्या करती हैं, ये बताती हैं कि भारत में क्या है, संघीय प्रकृति या स्वरूप है या संघीय विशेषताएं मौजूद है। अब हम ध्यान दें आपका कि अब कुछ विद्वान जब संविधान बन रहा था उसमें ही इस तरह की बातें उठ रही थी कि ये तो क्या हो रहा है, बिल्कुल मजाक हो रहा है, ऐसे कोई संघात्मक सिस्टम होता है एक मजबूत, या तो इसको स्पष्ट रूप से संघात्मक देश कहो या इसको एकात्मक कहो। कुछ बातें आपने इसकी रख दी, कुछ इसकी रख दी, पर मैंने पहले भी बताया कि हमें अपने देश का काम चलाना था, उसकी प्रगति करनी थी, उसको एक अच्छे रूप में चलाना था। हम इतने लंबे समय तक हमने शोषण सहा था। आप लोग देख लीजिए कब किस समय से, गुलाम वंश आपका 1206 में आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर मुगल आ गए, फिर ब्रिटिश प्रशासन हो गया, तो हमने बाहर के लोगों की बातों को हमारे पास थोपा गया, हमने उनको सहा। इसलिए हम चाहते थे कि हम अपने तरीके से एक अच्छा सुदृढ़, हमको एक कोई नया नमूना नहीं बनाना था, हमको एक कि हम एक अच्छी चीज बना रहे हैं, हम एक अलग बना रहे हैं। हमें तो क्या था, अपनी परिस्थितियों के अनुसार जो हमारी ठीक हो, डेवलपमेंट, हम सब लोग संतुष्ट हों, एक ऐसा हमको भारतीय संघ बनाना था। इसी कारण हमने उसमें बहुत सारी बातें संघात्मकता की भी रख ली, तो सॉरी एकात्मकता, दोनों चीजें, मतलब संघात्मकता की बातें भी स्टार्ट। और संघात्मकता की बात जो मैं आपकी परिभाषा मैंने शुरू में ही बताई थी कि हमारे संविधान निर्माताओं का लक्ष्य एक विशिष्ट संघीय व्यवस्था की स्थापना करना था। भारत में संघीय व्यवस्था का जो गठन है ये लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। देखिए ब्रिटिश जो काल में ही, चाहे वो आपका मार्ले मिंटो सुधार हो या मंडिस्कू चेन योजना है, साइमन कमीशन है, नेहरू रिपोर्ट है 1935 का अधिनियम, सब में ये बात स्पष्ट होकर आ गई थी कि भारत को संघीय देश बनाना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग विभिन्नताएं थी, अलग अलग चीज थी और इतना बड़ा था। एक सबसे बड़ी बात विशाल, इस वजह से भी क्या था, इसको संघात्मक बनाना बहुत जरूरी था। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताती हूँ कि जो ये सिद्ध करते कि भारत संघात्मकता के साथ साथ एकात्मक भी का जो पुट लिए हुए है, और वास्तव में देखा जाए तो एकात्मकता की बातें ज्यादा। वही बात मैं दोबारा पुनः आपको बताती हूँ कि इसलिए एकात्मकता रखना जरूरी था कि सेंट्रल के हाथ मजबूत करना, नहीं तो क्या होता कि कहीं कोई विदेशी फिर हमारे ऊपर अपना राज न कर ले। जो केंद्र सत्ता है जब जब कमजोर होती है तभी फूट विभिन्न राज्य, अंग्रेजी हमारे यहाँ कैसे स्थापित हुए, ऐसे स्थापित हुए ना कि वहां की मालगुजारी ले ली, उसके वहां से नवाब से ले ली, इसके वहां से ले ली, वहां से पटा दिया, उसके बच्चों को विदेशों पढ़ने भेज दिया, तो उसके अधिकार लिए तो नवाब रजवाड़े इन सब से, तो दोबारा से कहीं प्रांतों की वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए सेंटर का होना मजबूत होना जरूरी था। एक बात मैं आपको अमेरिका की बताऊं, अमेरिका इतना बड़ा राज्य देश, वहां भी गृह युद्ध चला था 4 साल वहां पर लगातार, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक राज्य गवर्नमेंट, कई तरफ एक 2-3 राज्य एक तरफ हो गए और सेंट्रल गवर्नमेंट एक, और जैसे हथियारों से लड़ाई, मतलब यहाँ की सेना और सेंट्रल की सेना,
तो ये क्या था, एक मजाक जैसा लग रहा था ना। तो भारत तो इसे बहुत सोचा कि कहीं हमें भी राज्य यहीं से अलग होने लगे, कहीं हमसे टकराहट हो, इसलिए सेंट्रल का पलड़ा मजबूत होना जरूरी है। केंद्र सरकार का एक मजबूत होना अत्यधिक जरूरी है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दिमाग में अच्छे से बैठा था। डॉक्टर अंबेडकर, उनका यही कहना था कि हम बांटते हुए भी क्या है, हम उसकी आत्मा कैसी होनी चाहिए, एकात्मक होनी चाहिए। और यही कारण राज्य क्या है, सेंट्रल से आर्थिक मामलों, विभिन्न मामलों में क्या है, उसके पर जो डिपेंड करें, और विभिन्न जरूरतें उस पूरा करना क्या है, सेंट्रल पूरा करेगी। सुरक्षात्मक है, पुलिस प्रशासन, आप देखते हैं कोई दंगे होते हैं, सेंट्रल की व्यवस्थाएं आ जाती है ना। अभी देखिए, आपने भी कल परसों की नीतीश कुमार की एक रैली, ये क्या था, इतनी बड़ी रैली हुई क्या, विशेष राज्य का दर्जा मांगने के लिए। तो सेंट्रल से विभिन्न तरह से वो जुड़े हुए हैं, कहीं वो अपने को ऐसा ना समझे कि अलग हो जाएं। अगर हमने एकात्मकता को मजबूत ना बनाया होता तो क्या होता, खालिस्तान कब का बन के पंजाब निकल गया होता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा दबाव रखते हुए करके उस आतंकवाद को दबाया। कश्मीर में देख लीजिए, तो ये सिर्फ सेंट्रल को मजबूत करा है, इस वजह से ये स्टेट हमारे अंदर जुड़े हुए हैं, नहीं तो ये कहीं निकल सकते। और अमेरिका में तो ऐसा हुआ कि वहां के राज्य अलग होने की बात करने लगे। अच्छा, ऊपर जो पॉइंट थे उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, वो मेरे छूट गया, दोहरी नागरिकता। संघात्मक सरकारों में क्या होती है, दोहरी नागरिकता होती है, एक उसके अपने राज्य की और दूसरी उसकी सेंट्रल की। पर भारत में क्या है, हमने क्या इकहरी नागरिकता रखी है। अब ये एकात्मक के पॉइंट में हाँ क्लियर करूंगी, पर ये संघात्मकता के लिए क्या होता, दोहरी होती है। जैसे कि अमेरिका में क्या है, एक अमेरिका यूएसए का नागरिक है, दूसरा उसके जो स्टेट है 50, जैसे मान लो न्यूयॉर्क एक स्टेट है, एक व्यक्ति क्या है न्यूयॉर्क का भी नागरिक होगा और यूएसए का भी, अमेरिका का भी, तो दोहरी नागरिकता मिली हुई है। चलिए अब हम आते हैं मेन विषय, संघात्मकता तो बहुत हो गया है, अब एकात्मकता की बातें, इसको पॉइंट में आपको बताती हूँ। पहली बात, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष। अब देखिए, जो बंटवारा किया गया है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। अभी हमने ऊपर बताया था आपको विभाजन में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ना, सूचियां बताई थी। तो सबसे ज्यादा 97 विषय किसको दिए गए हैं, सेंट्रल विषय, केंद्र सरकार को। सबसे ज्यादा विषयों पे वो कानून बनाएगी। फिर आती है आपकी राज्य सरकार। राज्य सरकार के पास अब तो कितने रह गए हैं, केवल 62 विषय रह गए हैं, पहले 66 थे, 4 विषय निकल के समवर्ती सूची में चले गए। तो वो नाप तोल और वन संरक्षण ये सब ना, और 47 विषय, अब जो समवर्ती सूची में 47 विषय थे वो क्या हो गए हैं, 52 बन गए हैं, कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। पर अगर टकराहट होती है, दोनों ने कानून बनाया, अगर राज्य सरकार का कानून तो वो राज्य सरकार का रद्द हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का लागू होगा। तो ये भी क्या सिद्ध कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। 97 विशेष को दिए गए हैं, समवर्ती सूची के विषय में भी उसको अधिकार दिया गया है। और समवर्ती सूची में एक बात आपको ध्यान देनी है कि अनुच्छेद इसका 250 वो क्या कहता है कि ऐसे मामले जहां पर राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है, पर बनाया है टकराहट की गुंजाइश है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो करी ये गलत है, पर राज्य सरकार द्वारा बनाए हुए कानून को क्या हुआ, राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है, तो ऐसे में क्या है, तब वो राज्य का कानून माना जाएगा। पर साधारण स्थितियों में नहीं। साधारण स्थितियों में क्या है कि अगर कानून बना और केंद्र ने कहा कि ये नहीं ठीक है, हम अपना बनाएंगे, तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार का ही कानून चलेगा। इसी तरह अवशिष्ट विषय जो इन सूचियों में नहीं आए हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, शक्तियों के विभाजन की दृष्टि से सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल ना होती तो नीतीश कुमार क्यों आते दिल्ली में इतनी बड़ी रैली करने कि हमारे देश को विशेष राज्य का दर्जा दो, हम गरीब हैं, हम पिछड़े हुए हैं, हमको इतना पैसा मिल जाए, वीआईपी स्टेटस मिल जाएगा तो हमारा थोड़ा विकास होगा। दूसरी बात, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। देखिए, संघ
मतलब भारत में क्या एक संविधान है, वो सब राज्यों को मानना, कश्मीर वाले भी उसको मानेंगे, पंजाब वाले भी मानेंगे, उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा वाले भी मानेंगे। उसकी अकॉर्डिंग ही उनको काम करना है, अलग अलग उनका संविधान नहीं। जबकि अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, संघात्मक देश है, वहां पर क्या है, दोहरे संविधान है उनके। एक तो अपने अमेरिका का है और दूसरा उनके अपने राज्य के। स्विट्जरलैंड में कैंटन है, कैंटनों में अपनी अपनी अलग व्यवस्थाएं चलती हैं। तो इस नाते भी हम देखते हैं कि एकात्मकता की बात है कि हमने एक संविधान को रखा जिससे कि सबके संग समान व्यवस्थाएं एक जैसी लागू हो सके। तीसरी बात है इकहरी नागरिकता। केंद्र के हाथ मजबूत करने के लिए, एकात्मकता के पुट को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या करा है, इकहरी नागरिकता। एक व्यक्ति भारत का नागरिक है, भारत उसको एक नागरिक मिली हुई है और उसकी अपनी स्टेट की अलग नागरिकता नहीं है। जबकि अमेरिका वगैरह में क्या है, अमेरिका संघात्मक देश है, वहां पर दोहरी नागरिकता है, एक अमेरिकी संघ की और उसकी दूसरी उसके क्या है, अपने राज्य की। तो अपने राज्य में का होने के नाते राज्य के अंतर्गत जो उसका संविधान का है उसको कुछ विशिष्ट स्थान मिला होगा और दूसरे राज्य में वो जाएगा तो उसको वहां नहीं मिलेगा। तो हर राज्य को अपने अपने अलग क्या हो ना, नागरिक होने की सुविधाएं मिलना। तो दोहरा लाभ पा रहा, एक अपने राज्य का और दूसरा अपने पूरे देश का। पर भारत में क्या करा गया, एक इकहरी नागरिकता, ये फीलिंग ना आए हम अलग हैं, हम अपने हम भारतीय नागरिक हैं, हमें एक नागरिकता दी गई है। ये भी एकात्मकता की को बढ़ावा देने के लिए। फिर चौथी बात आती है संगठित न्याय व्यवस्था। एक ऐसी सुपीरियर, सर्वोच्च न्याय व्यवस्था जो सबके लिए बराबर से न्याय करे, ना उसके लिए ये पंजाब है ना उसके लिए केंद्र सरकार है, वो उसके लिए सब बराबर है, वो एक न्यूट्रल है। एक ऐसी संगठित मौजूद व्यवस्था, वो किसी भी राज्य के किसी कानून का यदि संविधान के इतर है तो उसको वो रद्द कर सकती है, या कोई और भी मामला हो सकता है। वो न्यूट्रल है, ऐसा नहीं है कि वो केंद्र के कहने पर किसी राज्य के प्रति अलग व्यवहार करे। उसको अपनी जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता या उसका ऐसा रूप बनाया गया है कि वो सबके संग समान व्यवहार करे। तो ये भी, इससे भी क्या है, जो एक संगठित एकीकृत जो ढांचा है न्याय व्यवस्था का, सुप्रीम कोर्ट न्याय अंतिम न्यायालय है और क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति सेंट्रल के पास है। जो कुछ ही रेयर मामलों में जो मृत्युदंड पाए अपराधी होते हैं, ये भी क्या है, केंद्र के हाथ को ज्यादा शक्तिशाली बनाने की बात है। पांचवी बात है संकट काल में एकात्मक रूप। संकट काल, जब भारत में कोई इस तरह की आपदा, आपत्ति बाह्य आक्रमण के समय आती है या आंतरिक मामलों में, पहले तो आंतरिक अशांति था, अब उसके लिए दृढ़ मतलब सशक्त देश वाला द्रोह टाइप का है कि कोई ऐसा दंगा जो भयंकर है, हथियारबंद लोग करते हैं, इन स्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। उसके लिए 3 अनुच्छेद है हमारे, 352, 356 और 360। पहले में तो इन तीनों स्थितियों में क्या है, देश में संकट काल घोषित हो सकता है। बाह्य आक्रमण और अशांति के समय धारा 352 और राज्यों के संकट के समय 356 और वित्तीय संकट के समय लिए 360। तो वित्तीय संकट कभी हमारे यहाँ घोषित नहीं हुआ है, और जो ये सेकंड वाला राज्यों का संवैधानिक है, ये तो बहुत काफी मात्रा से दुरुपयोग भी हुआ है। और जो पहला वाला आपका 352 है, तो एक बार आपका 75 में जून में आपातकाल लगा था आंतरिक कारणों से, और बाह्य कारणों से तो जब युद्ध हुए हैं तब तो लगती रही हैं, वो पता भी नहीं चलती थी। तो इस स्थितियों में क्या होता है, राज्यों की सारी कमान कहाँ चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ चली जाती है। केंद्र सरकारी क्या है, वहीं से सारे निर्देश मिलते हैं जिलाधिकारियों को। प्रशासनिक ढांचा, जो स्टेट की जो पॉलिटिकल व्यवस्थाएं होती हैं वो स्थगित हो जाती हैं, सस्पेंड हो जाती हैं, सीधे प्रशासनिक और सेंट्रल के आदेशों से शासन होता है। तो ये क्या है, ये भी केंद्र संकट काल में पूरा का पूरा रूप हमारा एकात्मक हो जाता है। इस पर की आलोचना भी की गई है
देखिए हृदयनाथ कुंजरू जो कि हमारे संविधान निर्माताओं दिग्गज विद्वान थे, उन्होंने का क्या कहना था इन धाराओं के बारे में। उन्होंने कहा था ये क्या है, भारतीय संघवाद के ऊपर एक कुठाराघात टाइप है। इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो कैसा व्यवहार करता है, जैसे प्राइमरी पाठशाला का जो टीचर है वो अपने विद्यार्थियों के प्रति जो व्यवहार करता है, जो राज्य है वो क्या बन जाएंगे, उस पाठशालाओं के विद्यार्थी बन जाएंगे, और जो राष्ट्रपति है वो क्या बनेगा, उनका शिक्षक बन जाएगा कि मन माना आचरण करे, चाहे वो देर से स्कूल में आए, फिर वो जैसे डंडे से पिटाई लगाए, अपने घर का काम कराए। इस तरह की जो ग्रामीण पाठशाला से यह अभिप्राय था, उस समय की सोच थी ऐसी। तो मतलब ये एक आलोचना की गई इन शक्तियों की। इससे क्या होगा, संघात्मक ढांचे, मतलब राज्यों की स्थिति कमजोर पड़ेगी इन ये संकट काल के समय। और आज बिल्कुल, और ये धारा जो 356 है, वास्तव में ये तो क्या है, वास्तव में एक संघात्मक व्यवस्था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यपाल अगर रिपोर्ट दे देता है कि वहां का शासन नहीं चलाया जा रहा है, और राज्यपाल कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि है, उसको अपॉइंट किसने किया है, राष्ट्रपति के नाम से हुआ है, कैबिनेट ने वहां की किया है। ऐसे में वो चाहे तो एंटी, जहां उसकी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है उन स्टेटों की, देखिए बिहार में हुआ था जब परेड कराई गई थी नीतीश कुमार ने कि हमारा बहुमत है, और वहां कर दिया था, बूटा सिंह राज्यपाल थे, राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी तैयारी कर दी थी। इस तरह धारा का दुरुपयोग होता रहा है, कई बार हुआ है विभिन्न राज्यों में। तो वास्तव में ये हमारे पर ऐसा करा इसलिए गया था कि क्या किया जाए, संकट कल पड़ा है तो सब देश तो अगर आज होंगे तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो एक जगह से गवर्नेंस करने के लिए कि उस आपातकाल से निपटने के लिए किया गया, पर व्यवहार में उसका दुरुपयोग होता है। उससे हम किसी व्यवस्था को गलत नहीं कहेंगे, व्यवहार में जो किया जा रहा है उसको गलत कहना चाहिए। फिर उसके बाद अगली बात आती है आपकी, संसद को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार। क्या है, जो आपकी संसद है वो राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, किसी राज्य को काट के दूसरे राज्य में मिलाना, जैसे आपका यूपी से उत्तराखंड बना है, या कोई सीमाओं में परिवर्तन है, कुछ गांव काट के कर ले गए। इस तरह की व्यवस्थाएं क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, संसद के पास ज्यादा शक्तियां, ये भी सिद्ध कर रही है कि केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है। हालांकि राज्यों से भी परमिशन ली जाती है। देखिए उत्तराखंड बनने का जो मामला था, कितने लंबे समय से इसीलिए पड़ा रहा, कितने यहाँ से प्रस्ताव गए, वहां से आए, मतलब लंबा स्टेट की बिना इच्छा के नहीं हो सकता है। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें भी पावर पुनर्गठन करने में, नए राज्य 3 राज्य बने थे। तो इस तरह ये मतलब प्रोसीजर में क्या, संसद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, हालांकि मैंने वो संघात्मकता के समय भी थोड़ा सा इसमें बता दिया था कि राज्यसभा में हमने जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व रखा है, छोटे राज्य कम और बड़े राज्य ज्यादा। तो इसमें भी क्या है कि ये बात भी क्या है, एकात्मकता की पुट को बढ़ावा देने के लिए है कि राज्यसभा थोड़ा इससे कमजोर स्थिति में आती है। जनसंख्या अगर निश्चित संख्या होती, इतने स्टेट है, 2 देंगे, तो एक मजबूत एक स्थायी संगठन जैसा बन जाता। तो राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सत्ता है, वो कमजोर रही, इसका मतलब क्या हो रहा है, केंद्रीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। फिर अगला है आपका राज्यों के पालन की, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, वो कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। सीधे से राष्ट्रपति के पास वो शक्ति है कि वो हर राज्य में क्या करे, अपना अपना राज्यपाल रखे। और राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से होता, करती तो कौन है, संसदीय गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री मंत्रिमंडलात्मक गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री करता है। इस वजह से भी क्या है, सेंट्रल के पास एक ऐसा प्रतिनिधि है, वो राज्यों की सब बातें उनको बताने वाला और एक कंट्रोल करने का यंत्र है। और बहुत सारे विधेयक वगैरह होते हैं, राज्यपाल रोक लेता है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए। अच्छा, इसके अलावा मतलब राज्यपाल ऐसा, मतलब राज्य के हित उसको नहीं देखना है, वो एक प्रशासनिक बंदा हुआ, वो संवैधानिक हुआ। संवैधानिक है कि नहीं है। देखिए जैसे 26 जनवरी को आपका झंडारोहण कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो आपका 15 अगस्त में कौन करता है स्वतंत्रता दिवस को,
पॉलिटिशियन बन रहा, मुख्यमंत्री करता है। तो राज्यपाल क्या संवैधानिक प्रमुख है, तो वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेह है, वो जिम्मेदार है। इसमें एक कथन मुझे याद आ रहा है, टीके टोपे का। वो क्या कहते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति का मतलब कोई ऐसा मुद्दा है जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मतलब रखता है और उससे भी। तो ऐसे में क्या है, जो राज्यपाल है वो किसका, राज्य के हित को ना देखते हुए किसके हित देखेगा, राष्ट्रपति के हित देखेगा। राष्ट्रपति मतलब केंद्र गवर्नमेंट, क्योंकि केंद्र सरकार का वो प्रतिनिधि है, उसका वो नुमाइंदा है, उसका वो एजेंट है। तो वो राज्य सरकार का ना देख करके केंद्र सरकार के दिखता है। तो इस कारण से भी राज्यपाल के पद का जो राष्ट्रपति मनोन रखता है, ये भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाला है, एकात्मक स्वरूप को स्पष्ट प्रदर्शित करने वाला है। इसके अलावा संविधान के संशोधन में संघ की सर्वश्रेष्ठता, संविधान में जो अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं, उसमें भी क्या है, केंद्र सरकार को ही ज्यादा प्रमुखता दी जाती है, और संसद, उसके सदस्य, राज्यसभा और राज्यों के जो बहुत महत्वपूर्ण मामले होते हैं कि वो राज्यों की परमिशन के लिए आते हैं, बाकी संसद से ही हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ एकीकृत व्यवस्थाएं हैं, सरकारी सेवाएं, एलाइड सेवाएं, जैसे आपका पुलिस प्रशासन है, आपका आईपीएस वगैरह है, आईएएस है, इसी तरह आपके और लेखा महापरीक्षक है, वित्त आयोग का अध्यक्ष है, योजना आयोग के अध्यक्ष है, जहाँ मतलब सेंटर, ये सब क्या है, व्यवस्थाएं क्या है, ये न्यायपालिका का स्वरूप है एकीकृत। ये सब क्या कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक आईएएस है, वो आपका यूपी सिलेक्ट होते हैं, वो आपके कैडर मांगते हैं, वैसे कैडर दे दिया जाता है, पर वैसे भी वो किसी दूसरे में भी भेजा जा सकता है। नियुक्त को किसने किया, लोक सेवा आयोग ने किया, पर वो आपके उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, बिहार, किसी भी राज्यों में जा सकते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं भी क्या करती है, सेंट्रल की को मतलब एकात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ये एकीकृत सेवाएं हैं। आईपीएस है, फौरन सेवा है, वन सेवा है, ये सब भी क्या है, एकात्मक सबको मजबूती प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा राज्यों की दुर्बल वित्तीय अवस्था, कुछ राज्य कैसे हैं, गरीब हैं, दुर्बल हैं, उनको क्या है, अनुदान के लिए, ऋण के लिए सेंट्रल की ओर भागना है। बीमारू स्टेट, आपके बिहार, यूपी, ये सब इसमें आते थे, राजस्थान, उड़ीसा वगैरह, ये सब क्या है, केंद्र सरकार से बराबर हाथ फैलाते रहे, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। बिहार का भी, अभी मैं दोबारा से वही बात बता रही हूँ कि बिहार क्या है, विशेष दर्जा मांग रहा है कि उसको पैसा चाहिए विभिन्न एरिया में अपने डेवलपमेंट के लिए। तो राज्य अपनी विभिन्न तरह की अनुदान, ऋण और विभिन्न योजनाओं के लिए क्या है, सेंटर से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, हमको पैसा दीजिए, और ओवरड्राफ्ट मांगते हैं। तो ये दुर्बल स्थिति भी है, इस वजह से भी एकात्मकता को बढ़ावा देने की बात हो रही है। सर, अगला पॉइंट है राज्य विधानसभा पारित विधेयक राष्ट्रपति कृत। अब क्या है, कुछ विधेयक जो स्टेट बना जाती है, जैसे जो राज्य सूची के विषय, राज्य सूची में अब तो कम विषय रह गए हैं, 62 विषय, उनमें जो कानून बनाती है, उनमें से भी कुछ विषय ऐसे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उसमें राज्यपाल रोक सकता है उसको केंद्र सरकार की अनुमति के लिए। अभी उत्तराखंड में आपने जानकारी होगी कि लोकपाल विधेयक यहां से पास हो गया, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, खंडूरी जी की गवर्नमेंट थी, पास हो गया, मार्केट अलवा राज्यपाल थी, पास होगा, फिर बाद में रख लिया गया, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा। इस तरह से क्या है, केंद्र सरकार यहां भी मजबूत बनती है कि कई ऐसे मसले जब तक वहां से उसकी ओके नहीं मिलती तब तक वो यहाँ पर यस नहीं हो सकता, वो पास नहीं हो सकता। तो कुछ विधेयक क्या है, केंद्र सरकार की अनुमति के लिए रख लिए आते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, एकात्मकता वाली को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा एक और अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदें बनी हुई हैं। यह 263 अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 263
63 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति इस तरह की राज्य परिषदें के तहत क्या गठित कर सकता है, जांच कमेटियां, किसी राज्यों के कोई मामले हैं, कोई पर संपत्तियों का यूपी और उत्तराखंड के मामले में किसी तरह हल ही ना हो, सॉल्व भी ना हो प्रॉब्लम कि ये नदियों का पानी है या कोई और पर संपत्तियां हैं, तो ऐसे में क्या है, जांच कमेटी तो अंतर्राज्यीय परिषदें वगैरह बनी होती हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा तो उनमें बैठक होना, तो उसमें सेंट्रल ही के नियम निर्देश उन्हीं की चलती है, उसके अगले उन राज्यों की समस्याओं को वो सॉल्व करते हैं। तो ये बात भी सिद्ध कर रही है कि सेंट्रल ज्यादा मजबूत। इसी तरह आप ले लीजिए प्लानिंग कमीशन की बात ले लीजिए, योजना आयोग, विभिन्न तरह की योजना है, सब पंचवर्षीय योजना कहाँ है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बनती है। तो ये सब क्या है, एकात्मकता के तत्व को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया और वास्तव में ये परिस्थिति होना भी जरूरी था। पर अक्सर ये आवाजें उठती हैं कि इससे क्या रहा है, राज्यों की स्थिति क्या हो रही है, बड़ी कमजोर हो रही है, वो गौड़ हो रहे हैं और वो हर जगह पर उनका अंकुश है। पर देखा जाए कुछ स्थितियों में जैसा कभी कभी झलकता है, पर वही स्थिति है कि केंद्र का भी होना जरूरी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टियों की गवर्नमेंटें आती रहे, कभी कांग्रेस की आई, कभी बीजेपी की आ रही, कभी गठबंधन की आए, तब क्या हो सकता है, ये जो केंद्र और राज्यों का जो व्यवस्था है उसमें भी काफी सुधार की मेरी समझ में गुंजाइश हो सकती है। क्योंकि एक लंबे समय तक जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उस वजह से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। तो जो शुरू में जो परंपराएं बन जाती हैं उसकी कटिंग, तो राज थोड़ा क्या हो गए, थोड़ा सा दब गए। तो इसलिए बराबर आवाज उठती रही है। आयोग इसमें विभिन्न तरह के आयोग वगैरह बनाए गए कि कैसे राज्यों की स्थिति को थोड़ा मजबूत किया जाए और वो केंद्र सरकार के खिलौने जैसे ना बन पाए। तो ये केंद्र और राज्य पर कुल मिलाके जो संविधान बना, उसमें जो संघात्मक सिस्टम का जो स्वरूप था वो हमने जो रखा, तो वो उसकी अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से वो ठीक था। अब है समयानुसार, परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा तोड़ मोड़ के तब राज्य कमजोर हो जाता है। सेंट्रल में पार्टी की गवर्नमेंट है, कोई राज्य है दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट, तो अक्सर क्या होता है कि वो उसका जो व्यवहार होता है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। जिन राज्यों और सेंट्रल में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होती है, तो वहां तो व्यवस्था फटाफट उनके मांग पूरी हो जाती है, जो सुविधाएं मिल जाती हैं। पर जहां पर मतलब केंद्र में दूसरी गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग है, तो वहां पर उनके लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, ये व्यवहारगत समस्याएं हैं, ना कि सैद्धांतिक समस्याएं हैं। तो निष्कर्ष तौर में मैं यही बताना चाहूंगी, संविधान निर्माताओं के समक्ष देश की रक्षा, प्रांतीयवाद, कश्मीर का अधिनियम, शरणार्थी जो थे हमारे, उनको दोबारा से स्थापित करना था, आर्थिक डेवलपमेंट करना था, भारत में जो अशिक्षा थी, राजनीतिक जागरूकता की कमी थी, इन सब स्थितियों को देखते हुए जरूरी था कि भारत देश जो है उसमें संघात्मकता के संग संग एकात्मकता को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि मजबूती से वो कोई राज्य कभी अलग महसूस न करे, वहां पर कोई आतंकवाद वगैरह फैल के वो अलग करने की कोशिश करे या किसी के बहकावे में आ जाए। जैसे खालिस्तान आंदोलन, अभी भी मैं 2-3-4 दिन पहले न्यूज देख रही थी कि 160 लोग जो खालिस्तानी हैं, जो अमेरिका इंग्लैंड वगैरह में रह रहे हैं, वहां भी अभी भी वो अपना प्रदर्शन वगैरह करते रहते हैं कि उनको यहाँ भारत आने का वीजा नहीं है, भारत नहीं आ सकते, पर वहीं से रह रहे कि गवर्नमेंट वो चला रहे हैं खालिस्तान की बात। तो अगर हमारा सेंटर मजबूत ना होता, इस तरह के आंदोलन कब का हमारे पंजाब छीन चुके होते, या कश्मीर में जो आतंकवादी इतनी घटनाएं हो रही हैं, कश्मीर हमारा जा चुका होता। तो कहने का तात्पर्य है कि एकात्मकता की चीजें हमारे भारत जैसे देश के लिए बहुत जरूरी था। तो क्योंकि राज्य ऐसे थे, बहुत से दुर्बल थे, कमजोर थे, बीमारू राज्य थे, उन राज्यों के लिए भी सेंट्रल को मजबूत होना जरूरी था। पिछड़ापन दूर करना था, बड़े होने के कारण एक तो बड़ा भारत का आकार इतना बड़ा था, इस वजह से भी क्या था कि हमें बांट के काम करना था, पर फिर भी क्या है, हमको सेंटर को मजबूत बनाना था।
लास्ट में जो स्थानीय गवर्नमेंट थी उनको भी पूरे अधिकार दिए गए, खेती के क्षेत्र में, वन के क्षेत्र में, प्रांतीय समस्याएं। अब समस्याएं आती हैं विभिन्न राज्यों की, जैसे वनों की समस्या है, नदी की, आपको उत्तराखंड का जो पानी गंगा का जा रहा है समस्या है। तो ऐसे में सेंटर को ना मजबूत बनाते तो कैसे साफ होता? यूपी कुछ कहता, उत्तराखंड कुछ कहता, तो हिमाचल और पंजाब कुछ कहते। तो ऐसे में सेंटर एकात्मकता, केंद्र को शक्तिशाली होना भी जरूरी था, एकात्मकता की विशेषताओं को मजबूती से कायम करना भी जरूरी था। लास्ट में एक कथन और कहना मैं चाहूंगी, ये HV पाटिल का कथन है, हमने संघ के ढांचे को बनाए रखा, उसकी अंतर वस्तु में परिवर्तन कर दिया। ढांचा तो हमने संघात्मक रखा, उसकी अंतर वस्तु को हमने केवल बदला है। और कुछ कुछ विद्वान थे, जैसे मॉरिस जोन्स थे, मार्कुस फ्रांडा था, अशोक चंद्रा थे, ये भारतीय संघ व्यवस्था का इन्होंने बड़ा डीप स्टडी किया और उसका व्यवहारिक अध्ययन करते हुए जनरल दृष्टिकोण इन्होंने दिया। और इनका क्या कहना कि भारत में संघीय व्यवस्था का कोई एक रूप नहीं है, बल्कि उसके विभिन्न रूप हैं। विभिन्न राज्यों के संदर्भ में संघीय व्यवस्था में एक गतिशील रूप धारण किया है। हमारी जो संघात्मक सिस्टम, उसमें ये शब्द आया गतिशीलता, मतलब विकास करना, डेवलप करना है। इस वजह से हमने एकात्मकता, संघात्मक दोनों की बातों को लेते हुए, जिससे कि भारत का डेवलप हो और वो विश्व में एक ऐसे देश के रूप में सामने आए जिसमें कि डेमोक्रेटिक भी है, राजनीतिक लोकतंत्र है हमारे यहाँ, और सब राज्य हैं, सब संतुष्ट हैं, और वास्तव में विश्व के नक्शे पर एक ऐसा बड़ा देश उभरे। ना कि एक हम एक संघात्मकता का केवल झंडा लेना है, ना हमको एकात्मकता का कोई झंडा लेना है, बल्कि हम ऐसा देश जो कि डेवलप, विकास से युक्त विकसित देश की श्रेणी में हम बाहर डाल सके, यही हमारी संघात्मकता है। धन्यवाद।